So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत होने जा रही है स्पेसिफिकली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और स्पेसिफिक जाऊं तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इससे पहले बीटेक वालों के लिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हम इंजीनियरिंग फिजिक्स भी ला चुके हैं जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म भी हो गया है और हम और भी टॉपिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साथ ही इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, जिसमें खास बात ये होगी इस प्लेलिस्ट की जो कि आज से शुरू होने जा रही है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर की जितने भी लेक्चर्स आप बेसिकली इसमें पढ़ोगे वो आपको हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बेसिकली मैंने चुने हैं, चूज किए हैं वो टॉपिक्स। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी का, लेट्स फॉर एग्जांपल आप AKTU यूनिवर्सिटी को तो पहले आप मैच कर रहे हो, हाँ ये सिलेबस है मेरा, देन मैं देखूँ कि भाई इन्होंने कौन कौन से लेक्चर्स जो हैं कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं, एग्जैक्ट वे में मैच होंगे आपके लेक्चर्स और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इस तरीके से कॉमन टॉपिक्स जो है चूज किए गए हैं। तो आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछना है। तो शुरू करते हैं लेक्चर जिसमें हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली इन द लेक्चर 1 विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक एंड molecular structure. We'll talk about atoms, we'll talk about molecules, we'll talk about the basics of these structure. So आगे आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बैटरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो आई थिंक 17 या 18 वीडियोस में जो छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में होंगी ये जो टॉपिक्स है और ये जो पूरी सीरीज है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की वो खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देर के, विदाउट एनी डिले, let's go directly to the slides and understand the lecture. Okay, let's understand the very first lecture of engineering chemistry for BTech first semester students. So we'll try to understand the atomic structure first, and then in this lecture only we'll look into the molecular structures. We'll cover very basics here so that you can have clarity when we move ahead with advanced topic in the upcoming lectures. सो बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, सुनना है और स्लाइड्स इस तरीके से आपके लिए बनाई गई है कि आपको सब कुछ आसानी से, क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा आसान लैंग्वेज में। So let's understand. The very first thing that we need to understand here is about the atomic structure. So let's understand about the atomic structure. हमने क्वांटम फिजिक्स जो है कहीं ना कहीं पढ़ी। तो क्वांटम फिजिक्स में वी ऑल नो कि हम क्या करते हैं, वी डील विद टाइनी पार्टिकल्स। वी we study particles like electrons, protons, neutrons, photons. We study those particles, उनके behavior को समझने की हम कोशिश करते हैं। And there we understand the behavior of these particles, which is quite strange and amazing as well. We try to understand their position, their momentum, the probability of where we can find those particles, and all of these things using a wave function. Similarly, now we have to understand here what exactly is this atomic structure. So it is useful for that quantum physics playlist as well. So by the way, if you haven't watched that playlist of mine, you can watch it. Link is in the description box. You can also share this playlist or access this playlist because daily to daily videos will be uploaded in a super fast manner. So let's understand the atomic structure. So we all know this very basic thing कि atom जो होता है, it is the smallest unit of an element. If you look at any element, उस element की smallest unit को we say it's an atom. So an atom is the smallest unit of an element that retains its chemical properties. It is in the element only that we can see the chemical properties. So किसी element में chemical properties अगर होती हैं, that is possible because atoms में वो chemical properties होती हैं. Those atom binds or holds those chemical properties, and in the atoms only these chemical properties lie. So that's why it is written that it is the atom only, that is smallest unit of element, that retains its chemical properties. Then we all know that atoms, they're composed of three main subatomic particles. So atom consists of three particles, and you all know कि वो कौन से particles हैं. These are protons, neutrons and electrons. Let's talk about very quickly कि ये particles कौन से हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा info ले लेते हैं. Okay, so we all know that these particles are electrons,
electrons, protons, and neutron. Okay, so electron, proton, and neutron. We all know electrons are negatively charged particles, so they are negatively charged. Talking about electron, these are the negatively charged particles which orbits around the nucleus in defined regions. So their regions are where they revolve. It is definite according to the Bohr's model. We have understood this in quantum physics part. So remember this, that these electron, they orbits around the nucleus in fixed regions, which is known as orbitals. So that is it about electron, जो कि आपको पता होनी चाहिए, एक basic thing. Then we all know about proton, that proton is positively charged, and your proton, these positively charged particles, they are found in the nucleus. And now number of protons, it defines the element. So you have to remember this point, that the number of protons defines the element. So let's suppose if number of proton is 1, it means the element is hydrogen. We all know the atomic number is 1 for hydrogen. Similarly, if number of proton is 2, it means it is helium. Okay, so basically what I try to mean here is that the number of protons defines the element. Then next is neutrons. So neutrons are basically, these are neutral particles, and they are found in the nucleus. So in nucleus we can find two particles, protons and neutrons. So neutral particles are neutrons, and neutrons, it contributes to the mass of the atom. But you have to remember this thing, they do not affect its chemical properties. So chemical properties are not defined by, or affected by neutrons. They're just neutral particles which contributes to the mass of atom. Okay, okay, great. Okay, so now let's talk about the two basic atomic models as well. So the one is the Bohr model. हम जब just एक overview ले रहे हैं इन चीज़ों का. So Bohr model, you all know, Bohr basically introduced the concept of electrons. उसने कहा कि electrons जो होते हैं basically they orbits around the nucleus, और उसने एक important बात कही कि भाई जब ये nucleus के around orbit कर रहे होते हैं, revolve कर रहे होते हैं ये electron, तो ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इवन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही कहीं ना कहीं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं. एंड देन ईच ऑर्बिट हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल आल्सो. तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, तो क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन, या तो वो एनर्जी, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, या तो वो एनर्जी को कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब करेगा, या तो वो एनर्जी को एमिट करेगा. So that's what the Bohr proposed, the concept of electron. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, they orbits around the nucleus in fixed energy level. So whenever they transition from one orbit to another, they either absorb or emit energy. That's what the whole concept of Bohr model was. Then there was another model also, quantum mechanical model. So in that particular model, uh, quantum mechanics concepts are basically used to describe the behavior of electrons. So we say that electrons are found in regions called orbitals, which are defined by probability distribution rather than fixed path. So in quantum physics, हमने पढ़ा था ये चीज कि कहीं ना कहीं हम डिफिनिट लोकेशन कि कहाँ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, we cannot find a definite location. But we can predict it. हम probability density find कर सकते हैं उसकी. तो probability density find करने का तरीका क्या था, वेव फंक्शन की absolute value का जब हम स्क्वायर करते थे at any point of space, we can find the probability density of a particle. जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होती थी, particle is most likely to be found in that region only. If it is low, come chances होंगे. So that's how we can find the probability density there. So these are the basic atomic models.
जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पहले छोटी चीज़ें एक आधा आपको और बता दूं, जैसे कि एटॉमिक नंबर। सो वी ऑल नो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, या फिर भी आपको पता होना चाहिए, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। तो एटॉमिक नंबर को वी ऑल नो कि जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। So it is always equal to the number of protons. ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे इसमें, 1 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। क्या कहा मैंने कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज व्हाट योर एटॉमिक नंबर इज। सो इट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 13, it means the atomic number is 13, it means the element is aluminium as per the periodic table. So it determines the chemical identity of the element. So this atomic number, it always determines the chemical identity of the element. Just you have to remember this. And then talking about mass number, तो जल्दी से बताइए मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, ए से। तो एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से। So mass number, it basically is the total number of proton and neutrons in the nucleus. So total number of protons plus neutrons. हमें पता है न्यूक्लियस में दो ही चीजें हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो वेट होगा उस पूरे एटम का, दैट वी ऑल नो कि वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं क्योंकि न्यूक्लियस में, तो उनकी ही वजह से वेट होगा, एंड दैट्स व्हाई द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons in the nucleus. And mass number, it gives an approximation of atomic mass. It will not give you an exact value. Just you have to remember this and note this in your mind, that the mass number, it gives an approximation of the atomic mass. I hope this is clear to you. Great, 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 great. Okay, now एक और चीज before we move ahead to the molecular structure, isotopes. आइसोटोप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, सो आइसोटोप्स वी ऑल नो, आपने सुना होगा कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन के आइसोटोप्स है ये, ऐसे याद रखा करो इनको। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, basically atoms of the same element that have different number of neutrons. That is basically elements are same but they have different number of mass numbers. Basically they have different mass number, that is different number of neutrons, so they are isotopes. So carbon 14, carbon 12, they are isotopes of carbon, we can say. Okay, so I can write it for you here ताकि आपको clear रहे कि element that have element that have different number of neutrons. When I say different number of neutron, what I trying to mean here is that is different mass number. Okay, talking about a different mass number. So that's what the isotopes are. Okay, great, great, great. Now let's talk about the molecular structure. Okay, just now we have talked about atoms. Now we are talking about molecule. So what are molecule? Basically, a molecule is formed when two or more atoms they bond together chemically. So when two or more atoms they bond together chemically, they bond together, they form a molecule. We can say a chemical bond represents a strong force of attraction between the two atoms. Remember this. Okay, so a molecule is formed when two or more atoms they are bound together and they are bound together chemically. That is something you have to remember. Okay, so before moving ahead to the next point, let's just understand the next point first. Okay, so according to Lewis octet rule, so आपको पता है Lewis octet rule क्या होता है? We all know that जितने भी atoms होते हैं
एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, क्लोरीन ले लो, सब में ये टेंडेंसी होती है, सब चाहते हैं कि वो बिहेव करें लाइक दैट ऑफ इनर्ट गैसेस। सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स है दे ऑल ट्राई टू बी लाइक कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो। ध्यान से समझना, सभी चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो, उनका ऑक्टेट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो। ऑक्टेट कितना कंप्लीट रहता है? हमारी जो नोबल एलिमेंट्स हैं उनका, जो नो इनर्ट गैसेस हैं उनका। सो ऑलमोस्ट atoms of all the elements, they have this tendency that they want to acquire an electronic configuration similar to that of inert gases. Why they want to why they want to complete their octet, or why they want to behave like inert gases? क्योंकि कहीं ना कहीं इनर्ट गैसेस स्टेबल होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। So अगर एटम अनस्टेबल है, they will all try to complete the octet either by losing or by gaining electron. How electron will complete its octet, or make the electronic configuration stable like these inert gases? Either by losing electron or they'll gain electrons, and that's how they can acquire the nearest electronic configuration. So that's how they create bond. You need to understand this. Okay, it is basically the tendency of atoms to complete and hence stabilize their outermost orbits of electron, which is mainly responsible for, I would say, chemical combination between the atoms. And understanding this chemical bonding is vital for the chemist. I would say the basic unit are the molecules and the atoms of which they are composed. And once you understand this, you understand how they are held. And there comes the role of chemical bonding. So I hope these things are clear to you. So, according to the Lewis octet rule, that's what I was telling you here, it is a tendency of atoms to complete and hence stabilize their outermost orbit of electron, which is mainly responsible for chemical combination between the atoms. I hope concept clear है. So there can be different types of chemical bonds you can see. तो डिफरेंट तरीके के आपको केमिकल बॉन्ड्स जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि वन सच एग्जांपल इज आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर. An important thing to note here is that atoms must be dissimilar in character. Covalent bond will understand it in a minute. वहां पर क्या होता है? एटम्स कैन बी सिमिलर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. बट हियर इन आयनिक बॉन्ड्स, here basically what happen is electrons are transferred from one atom to another. So एक atom which is completely different from the other atom will either अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो वो गेन करेगा. So important thing to remember here is that atoms must be dissimilar in character. So one with tendency to lose electron and the other having tendency to gain. तो एक यहाँ पे लूज करेगा और एक यहाँ पे गेन करेगा, and that's how ionic bonds बनते हैं, and that's why ionic bonds strong भी होते हैं. NaCl का एग्जांपल आप ले सकते हो, KCl का एग्जांपल ले सकते हो. So let me give you an example to clear this thing. Okay, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं. Okay, we are talking about ionic bond. ओके, सो जैसे कि पोटेशियम हो गया. सो पोटेशियम के केस में वी ऑल नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एटॉमिक नंबर इज, आई थिंक it's 19. So 2881, that's what its electronic configuration is. So in the outermost shell we have one electron. Okay, we just represent it like this. Okay, then let's suppose chlorine. Chlorine electronic configuration is 2, 8, and 7. Atomic number is 70. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now what will happen here is, आगे ना शो करके मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको. So what will happen here is ionic bond happens when electron basically what happened from one atom. यहाँ पर ये चीज लिखी है साफ साफ कि electrons are transferred from one atom to another. So one will have a tendency to lose electron and other will have a tendency to gain electron. But important thing is they'll be dissimilar in character. Okay.
So here also the transfer of electron will take place. So what will happen? This potassium, it will lose its electron, it will lose it one electron, and when it will lose it one electron, what will happen? What will happen? It will have a positive charge now. So एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने लूज किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया. So you have to remember this thing also, the very basic. The atom which loses electrons, it acquires positive charge, and it contracts as well. While the atom which gains electron, now the chlorine will gain electron because potassium ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो अब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड इट विल इंक्रीज इन साइज. तो ये जो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स, और इसीलिए हम इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? बोलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. एंड द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड. सो आयनिक बॉन्ड बोलो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलो, जो भी बोलना है आपको बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिमेंबर ये था आयनिक बॉन्ड. Similarly, you can see this in MgCl, or you can see it in NaCl. So similarly, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है from one atom to another. Okay, great. Let's talk about the covalent bond now. Okay, so covalent bond involves sharing of electron between atoms. So यहाँ पर similar electron, similar basically atoms हो सकते हैं. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी दिखेगा बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी दिखेगा, CO2 में, H2O में, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, these atoms they share electrons between each other. So unlike the ionic linkage, the covalent linkage can connect similar atoms when both of them are short of a few electrons to achieve their nearest inert gas configuration. तो आपस में वो क्या कर लेते हैं? आपस में ही बोलते हैं कि भाई हम किसी और के पास क्यों जाएं, हम आपस में ही क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे. दैट्स व्हाई सिमिलर एलिमेंट्स में पॉसिबल है. हाइड्रोजन के केस में ये पॉसिबल है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they can if they're short of few electrons, so to achieve the nearest inert gas configuration, what they do is basically they share electrons between each other, and that's how covalent bonds are formed. So I hope आपको clear है कि किस तरीके से covalent bond बन जाएगा. So हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस में भी ये चीज पॉसिबल है. ओके, सपोज एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. तो बेसिकली क्या होगा, क्या कि ये दोनों ही हाइड्रोजन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे. सो दैट्स हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट. अंदर ले आता हूं मैं इसको. ओके, and that's how they can form the covalent bond. We can also write it as this. That's how they can form the covalent bond. Okay, कुछ और चीजें. The shape of molecule is determined by the arrangement of atoms and the electron pairs around the central atom. So, किसी भी molecule का जो shape है, वो कैसे determined होता है? By the arrangement of atoms. किस तरीके से atom arranged है, और इलेक्ट्रॉन के पेयर को देख के अराउंड द सेंट्रल एटम, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल के शेप को. और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. Right now, you just have to keep this in mind. The shape of molecule is determined by the arrangement of atoms and the electron pairs around the central atom. So there is a theory also for that, and that is your valence shell electron pair repulsion theory. That is commonly used to predict molecular shape. So that theory is commonly used to predict the molecular shape. Okay, let's talk about few more things. Let me just rub it quickly so that we can understand few more things, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ों को फिर क्लैरिटी के साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, बट आप लेक्चर्स ध्यान से देखोगे अगर, और कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, फिर से देखोगे उन चीज़ों को, तो आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. और फिर आप कमेंट सेक्शन का कहीं ना कहीं यूज़ करोगे और मेरे से सवाल पूछोगे, उनका आंसर आपको मिलेगा, तो सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है.
let me just find another folder. Okay, so yes, डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले जो हम चीज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है डाइपोल। ओके, डू यू नो व्हाट डाइपोल मोमेंट इज? कोई बात नहीं अगर नहीं पता। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एज डाइपोल मोमेंट। बेसिकली डाइपोल मोमेंट इज, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज, q into r. What is this q? What is this r? Q is the charge, the magnitude of the charge at either end of the molecular dipole. So molecular dipole के either end पे जो charge present है that is your q. जब हम उसको उसका प्रोडक्ट करते हैं with the distance between the charges, that is your r, that is what the dipole moment is. Dipole moment, guys, it is the measure of net molecular polarity. It is the magnitude of the charge q at either end of the molecular dipole times the distance between the charges. Let's suppose these are two charges. Let's suppose there is a element, and in that an atom or a molecule, and in between that we have two, basically uh, uh, basically we have two charges in that particular molecule, and the distance between these charges, let's suppose, is r, and at both end of the dipole we have charge q. So dipole moment is nothing but net molecular polarity. So it is going to be the product of the charge times the distance between the charges. So basically it's a measure of net molecular polarity. So it's a magnitude of charge at either end of the molecular dipole times the distance between the charges. Basically अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो डाइपोल हमें बताता है मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन कितना. It tells us about the charge separation in a molecule. So that's what the dipole moment tells us. कितना चार्ज है, कितना चार्ज सेपरेशन है basically in a molecule. That's what our dipole tells us. Then another basic thing is polarity. What is polarity? What is polarity? So आपने सुना होगा मॉलिक्यूल्स पोलर हो सकते हैं, वो बाइपोलर हो सकते हैं. ओके, सॉरी, साइकोलॉजी में चला गया मैं. मॉलिक्यूल्स पोलर हो सकते हैं और नॉन पोलर हो सकते हैं, नॉट बाइपोलर. Okay, it can be polar, it can be non-polar, I'm sorry. So molecules can be polar or non-polar based on the distribution of electron. It very much depends upon how electron is distributed, the shape of the electron. So the very much distribution of electron will itself tell you कि molecule polar होगा या non-polar होगा. And when we talk about these polar molecules, so they have a net dipole moment due to an uneven distribution of electron density. So due to the uneven distribution of electron density, they have a net dipole moment in polar molecules we are talking about. Okay, so that is something you just have to keep in mind. Basically, molecules can be polar, non-polar based on the distribution of electron. But polar molecules have a net dipole moment due to uneven distribution of electron density. So, jitna uneven distribution hoga electron density ko, that's how higher the net dipole moment will be. And that is the case in polar molecules. Okay, another important thing is intermolecular forces. अपने स्कूल में सारी चीजें पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ओके, सो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नाम से ही क्लियर है कि these are the forces between the molecules, and these forces are actually which are responsible for physical properties, or they affect physical properties, I would say. Physical properties जो कि आप पढ़ते थे, like boiling point, melting point. So these are the forces between molecules that affect those physical properties. Next is dipole dipole interaction. तो dipole dipole interaction किन के बीच में होता है? ये छोटी छोटी चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर खामखाम बड़ा नहीं कर सकते, आपको लेक्चर्स कंप्लीट भी करने हैं. बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यू कैन सी इन पोलर मॉलिक्यूल. सो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो दीज कैन अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके,
So intermolecular forces की we are talking about. So dipole dipole interaction हो गया, which occur between the polar molecules. Then we have hydrogen bonding, इसके बारे में आपने पक्का सुना होगा, hydrogen bonding. So this is a very strong, I would say, very strong type of dipole dipole interaction. So it's also a type of dipole dipole interaction. It's a very strong type of dipole dipole interaction that occurs when so definitely hydrogen यहाँ पर है, तो hydrogen is one part. So hydrogen is here is bonded to one electronegative atom. Electronegative atom के साथ ये bonded होता है. तो हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. Okay, and that electronegative atom, it can be oxygen, it can be nitrogen, or it can be fluorine. Okay, so hydrogen bonding basically it's a strong type of dipole dipole interaction. और जब hydrogen bond होता है to the electronegative atoms जैसे कि oxygen हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है. Then we have van der Waals forces. Van der Waals forces. So Van der Waals forces basically these are very weak forces. पहले तो आपको ये क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि these are very weak forces. एंड इसमें कहीं ना कहीं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ना देख के और इंटरेक्शन ना देख के हमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस देखने को मिलती हैं, which affects all the molecules, but they are weak forces comparatively. Okay. Then there is this one concept which is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आपने 11 12 में आपने बहुत पढ़ा होगा. इट इज बेसिकली इट्स अ कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. So जब it's all about atomic orbitals mixing. So hybridization is the mixing of the atomic orbitals. And why we mix atomic orbitals? So that we can form new orbital, I would say new hybrid orbitals. And these new hybrid orbital will further explain you about the bonding and geometry of molecules. So with this new orbital, with new hybrid orbital, you can find out the bonding as well as the geometry of the molecules. So very quickly, let me just give you an example. For example, let's say this is CH4, this is methane. Okay, so here the carbon undergoes sp3 hybridization, and that's what results in the its shape of tetrahedral shape. So that's what the concept of hybridization is. We'll look into it in detail in the upcoming lectures अगर ये होगा, but फिलहाल आपको the very basics I just want to cover कि आपके दिमाग में बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें clear रहे. So yeah, so that's it about this lecture, जहाँ पर हमने पढ़ा थोड़ा बहुत अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कुछ टर्म्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो बहुत ही बेसिक जो चीज़ें थी. आगे आने वाले लेक्चर्स में जहाँ पर हम और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जो कि इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के लिए. अगले लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. वील आल्सो टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर इन द अपकमिंग लेक्चर्स, लिक्विड क्रिस्टल और उसकी एप्लीकेशन, देन नैनो मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन, और सिमिलरली हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे. So we'll see you in the next lecture, but till then you can think about it, think about this question, that what are some applications of studying these atomic and molecular structure. I'm waiting for your answer in the comment section. So thank you so much. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.